एक ऐसा राजा जिसने 8 साल तक 7 लाख की सेना को अपने दरवाजे पर रखा, हर मोड़ पर लड़ाइयां लड़ी, अपने स्वराज की रक्षा की, लेकिन जब तलवारें कुछ न कर पाई तो अपनों ने ही उनका विश्वास तोड़ा और ऐसा जाल बुना जिससे संभाजी महाराज का निकलना नामुमकिन हो गया। और संभाजी महाराज का नाम उन वीर राजाओं की लिस्ट में जुड़ गया जिनको शत्रु बल से नहीं छल से मारता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे? संभाजी महाराज को पकड़ने से कुछ महीने पहले कौन सी बड़ी साजिश रची गई? कैसे महाराज के सामने एक एक करके मुसीबत खड़ी होती गई और संभाजी महाराज ने इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए क्या क्या किया था, जानेंगे इस वीडियो में। शिवाजी महाराज के जाने के बाद स्वराज ने सिर्फ अपने राजा नहीं खोए थे, बल्कि एक बेटे ने अपने पिता को भी खो दिया और इसी से कई लोगों की बुरी नजर स्वराज्य पर पड़ गई थी। यही वो टाइम था जहां संभाजी महाराज ने कई मिनिस्टर्स को मृत्यु दंड दिया और स्वराज के छत्रपति बने। लेकिन ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। राजा बनने के कुछ टाइम बाद से ही वतन को लेकर शिर्के भाइयों ने संभाजी महाराज पे प्रेशर बनाया। वतन का मतलब शिर्केस को एक जगह की ओनरशिप और उस एरिया को गवर्न करने की पावर चाहिए थी, जिसके सख्त खिलाफ शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों थे। क्योंकि एक आदमी को अगर अपने एरिया को गवर्न करने की पावर्स दे दी गई तो सब इसी की मांग करेंगे और स्वराज कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए शिवाजी महाराज ने शिर्केस को वतन नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ बुरहानपुर अटैक और शहजादा अकबर संभाजी महाराज के पास चला गया है, ये औरंगजेब को पता चला तब वो खुद 7 लाख की सेना लेके दक्खन की तरफ आ गया था और 1681 से ही संभाजी महाराज औरंगजेब की सेना से लड़ रहे थे। पर स्वराज के लिए दिक्कत तब खड़ी हुई जब महाराष्ट्र के वाई में सरजा खान से जीतती हुई मराठा सेना पे एक तोप का गोला आकर गिरा, जिसने सर लश्कर हंबीरराव मोहिते जी को निष्प्राण कर दिया। हंबीरराव मोहिते जी का जाना सिर्फ स्वराज्य के लिए बिग ब्लो नहीं था, बल्कि संभाजी महाराज के लिए भी बड़ा धक्का था। हंबीरराव मोहिते ही एक ऐसे शख्स थे जिन पर संभाजी महाराज अनकंडीशनली भरोसा कर सकते थे। इसीलिए उनके जाने के बाद संभाजी महाराज को बहुत बड़ा धक्का लगा। वहीं दूसरी तरफ गोलकोंडा और बीजापुर दोनों ही औरंगजेब ने 1686 और 1687 में जीत लिए थे। अब उसका पूरा ध्यान मराठा एम्पायर पर था। ऐसा लग रहा था कि मुगलों की बड़ी चढ़ाई मराठा एम्पायर पर होने वाली है। और इसी बीच शिर्केस ने और प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अब बात रिक्वेस्ट से हटकर जिद पर आ चुकी थी। लेकिन स्वराज को धोखा देने में सिर्फ शिर्केस का हाथ नहीं था। एक थे कुड़ाल के खेम सावंत। इन्होंने कुछ ट्रीटी साइन की थी शिवाजी महाराज से, लेकिन कभी उस ट्रीटी पे खरे ही नहीं उतरे। हिस्टोरियंस इनको अपॉर्चुनिस्ट मानते हैं, क्योंकि खेम सावंत कभी मराठास की तरफ रहते तो कभी मुगल्स की तरफ चले जाते थे। मराठास से विश्वासघात करने के बाद वापस वफादारी की कसम खाते बिना किसी हिचकिचाहट के और फिर से विश्वासघात करते थे। जिधर फायदा हुआ वहीं के हो लिए। 1682 से ही कुछ ऐसे देसाईज थे जो खेम सावंत की तरह डबल गेम खेलते थे। देसाईज वो होते थे जो किसी डिस्ट्रिक्ट या परगना के हेड थे। तो हुकेरी जो कि कर्नाटक में आता है, वहाँ के देसाई, फिर बंकापुर और सोंडा के देसाई और सावंतवाड़ी के दलवी, ये सब खेम सावंत जैसी ही हरकत करते थे। और इनकी हिम्मत शिवाजी महाराज के जाने के बाद और बढ़ गई थी, क्योंकि उस टाइम पे संभाजी महाराज का ध्यान पोर्चुगीज पर था। ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कितनी मनसबदारी मुगलों ने इनको दी थी, ये सब मेंशन है। इन्होंने कई फोर्ट्स पर मुगल सेना के साथ मिलकर हमला किया। इतना ही नहीं, कई ऐसे लेटर भी मिलते हैं जिसमें मुगल्स के ऑर्डर पर इन्होंने लड़ती हुई मुगल सेना को खाने का सामान तक डिलीवर किया। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां इन्होंने पार्टी बदली ना हो। जब इनको लगता मराठा स्ट्रांग हो गए तब ये मराठास की तरफ हो जाते, और जब मुगल साइड स्ट्रांग होती तो वो वहां से मनसबदारी एंजॉय किया करते। इसीलिए हिस्टोरियंस ने इन्हें अपॉर्चुनिस्ट का टैग सही दिया है। अब आपको ये समझना होगा, ऐसे अटैक्स 1682 के बाद से काफी बढ़ गए थे। शायद ही ऐसा कोई हफ्ता गया हो जहां मराठास लड़ नहीं रहे थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि संभाजी महाराज को पकड़ने के कुछ महीने पहले क्या हुआ था। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इन घटनाओं के 100% एक्यूरेट रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। इसीलिए आपको शायद, हो सकता है, हुआ होगा, ये सारे शब्द ज्यादा सुनने को मिले, क्योंकि उन रिकॉर्ड्स को और फैक्ट्स को लेके डॉट को कनेक्ट किया गया है। और जो मैं बताने वाला हूँ
उसका सोर्स बहुत सारे हिस्टोरियंस की बुक है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1688 में मुल्तफिद खान नाम का एक कमांडर प्रचितगढ़ फोर्ट पे हमला करता है। वहाँ का किलेदार मारा जाता है और किले के वाड़े को आग लगा दी जाती है। मुल्तफिद खान की सेना में कई मराठा सरदार भी थे। उनमें से एक था नागोजी माने। ये 1683 के आसपास ही मुगल का वफादार बन चुका था और महाराष्ट्र के टेरेन्स को अच्छी तरीके से जानता था। प्रचितगढ़ फोर्ट जलाने के बाद नागोजी और बाकी सरदार्स को ऑर्डर मिला मुकर्रब खान की सेना को ज्वाइन करने का। सितंबर-अक्टूबर 1688 में मुकर्रब खान को औरंगजेब ने बड़ी सेना के साथ पन्हाला फोर्ट कैप्चर करने को कहा था। ये मुगल सेना का तीसरा अटेम्प्ट था पन्हाला फोर्ट को कैप्चर करने का। मुकर्रब खान ने पन्हाला फोर्ट से लगभग 22 किलोमीटर दूर अपनी सेना की छावनी बनवाई थी और वहीं नागोजी और बाकी सरदारों ने मुकर्रब खान की सेना को ज्वाइन किया। इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मुगल सेना की बड़ी चढ़ाई स्वराज पर होने वाली है और इसी बात का फायदा उठाकर शिरकेस ने प्लान बनाया होगा। कुछ दिन बीतने के बाद टाइम आया अक्टूबर-नवंबर 1688 का। कवि कलश शिरकेस के पास गए थे और किसी बात को लेकर दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ। शिरकेस कवि कलश पर हमला करने वाले थे, इसीलिए कवि कलश शिरकेस के गांव से भागकर वापस खेलना फोर्ट पर आए। ये बात संभाजी महाराज को पता चलते ही महाराज रायगढ़ फोर्ट से निकले और शिरकेस के गांव में गए। वहां महाराज और शिरकेस में युद्ध हुआ, जिसमें 2 से 3 शिरकेस मारे गए और बाकी भाग गए। कुछ मराठी बखर्स के हिसाब से शिरकेस शाहूजी महाराज यानी संभाजी महाराज के छोटे बेटे को राजा बनाना चाहते थे, जिससे स्वराज्य पे उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाता, क्योंकि शिरके शाहूजी महाराज के मामा थे। इसी बात का शायद कवि कलश ने विरोध किया हो और शिरकेस ने उन पर हमला कर दिया। और अगर बात ये नहीं थी तो समझना होगा कि भले ही कवि कलश महाराज के अच्छे दोस्त थे, लेकिन शिरकेस तो उनके रिलेटिव्स थे। अगर महाराज ने अपने रिलेटिव्स का साथ ना देकर कवि कलश का साथ दिया, इसका मतलब प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी। तो अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि कवि कलश ने नागोजी की फितूरी की बात महाराज को बताई हो, इसीलिए महाराज ने तुरंत निकल के शिरकेस के गांव पे अटैक कर दिया। फिर वहां से महाराज कवि कलश के पास खेलना फोर्ट पर आए। खेलना फोर्ट की व्यवस्था देखने के बाद संभाजी महाराज और कवि कलश वहां से पन्हाला फोर्ट पर गए। इस टाइम पर मुकर्रब खान कोल्हापुर में पहुंच चुका था और लगभग 22 किलोमीटर दूर था पन्हाला फोर्ट से। महाराज और कलश कुछ दिन पन्हाला में ही रुके थे और उनको वहां से रायगढ़ फोर्ट पर वापस जाना था। पन्हाला फोर्ट पर महाराज से मिलने नरहर मल्हार का चचेरा भाई कृष्णा जी कोनार गया अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद संभाजी महाराज ने न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ मराठा अंपायर प्रहलाद पंत को जस्टिस करने के लिए कहा। प्रहलाद पंत पहले से ही पन्हाला फोर्ट पर थे, पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि अक्टूबर-नवंबर 1688 में महाराज ने प्रहलाद पंत को मैटर सॉल्व करने को कहा और दिसंबर में यानी 1 महीने बाद प्रहलाद पंत न्यायाधीश को कवि कलश के कहने पर पन्हाला फोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। प्रहलाद पंत के साथ कई और ऑफिसर्स को भी अरेस्ट किया गया। इनमें से एक विट्ठल नारायण था। इसकी देवाल के पास जमीन थी जिसका ये जमींदार था। इसको अरेस्ट करने के बाद इसकी जमींदारी छीन के खेलना फोर्ट के हवलदार कृष्णा जी कोंडा को दी गई। प्रहलाद पंत को क्यों पकड़ा गया इसका रीजन क्लियर नहीं है, पर समझने वाली बात यह है कि अक्टूबर-नवंबर 1688 में पंत को कृष्णा जी कोनार के केस पर जस्टिस सर्व करने बोला गया था, तो अचानक 1 महीने बाद उनको अरेस्ट करना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि इतने बड़े मिनिस्टर को अचानक अरेस्ट करने की वजह छोटी तो नहीं हो सकती। हिस्टोरियंस को एक ब्रिटिश लेटर मिला जो कि 9 मई 1689 का था। इस लेटर में मुंबईकर्स ने लंदन को लिखा था, 3 महीने पहले कुछ फितूर लोगों ने रामराजे को मुगल्स के हवाले करने का प्लान बनाया था, जिसको संभाजी महाराज ने नाकाम कर दिया। अगर प्रहलाद पंत का प्लान रामराजे, जो कि संभाजी महाराज के छोटे भाई थे, उनको मुगल्स के हवाले करने का नहीं था, तो भी ऐसा दिखता है कि कोई बड़ा प्लान जरूर था स्वराज के अगेंस्ट। इसीलिए प्रॉम्प्ट एक्शन से इनको अरेस्ट किया गया। संभाजी महाराज को पन्हाला फोर्ट से रायगढ़ फोर्ट पर वापस आना था, तो ट्रेडिशनल रूट था कराड़, सातारा, वाई से महाड़ होते हुए रायगढ़ फोर्ट पर पहुंचने का। और जब महाराज खेलना फोर्ट से पन्हाला फोर्ट पर आ ही गए थे, तो ये ट्रेडिशनल रूट ही उनके लिए ठीक पड़ता।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मुकर्रब खान बड़ी सेना लेके पन्हाला फोर्ट पर हमला करने के लिए निकला था और उसने कोल्हापुर में अपनी छावनी डाली थी। तो संभाजी महाराज रायगढ़ जाने के लिए यह रास्ता नहीं ले सकते थे, बल्कि वो दूसरा रूट लेते हैं जो था पन्हाला से संगमेश्वर, चिपलुन से खेड़ होते हुए रायगढ़ पहुंचने का। यह रास्ता ट्रैवलिंग के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टरेन्स थे यहाँ के, जो कि विदाउट लोकल्स के हेल्प के क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। इसलिए महाराज ने ये रास्ता चुना ताकि अगर कोई पीछे भी आए तो उसको प्रॉब्लम हो। रिकॉर्ड्स के हिसाब से महाराज जनवरी 1689 में पन्हाला से संगमेश्वर आए थे। इसी बीच शिरकेश की प्रॉब्लम कम नहीं हुई थी। शिरकेश और बाकी जमींदारों के बीच खून खराबा होने लगा था। ऐसा ही एक इंसिडेंट शिरकेश और देसाईस के बीच में हुआ था, जिसके बाद देसाईस संगमेश्वर में संभाजी महाराज को मिलने गए। महाराज से मिलकर देसाईस ने उनको पूरा मैटर बताया जो कि उनके और शिरकेश के बीच हुआ था, और इसी टाइम पे महाराज ने शिरकेश को दी हुई जमीन उनसे लेकर सरकार के कंट्रोल में ले ली थी। अब तक जितनी भी चीजें हमने देखी है, महाराज के अक्टूबर-नवंबर 1688 में रायगढ़ फोर्ट से निकलने से लेकर जनवरी 1689 में संगमेश्वर पर पहुंचने तक, इन 3 से 4 महीनों में जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में किसी भी कंटेम्प्रेरी राइटर ने नहीं लिखा, या ये कह सकते हैं कि इनको पता नहीं था। चाहे मराठी बखर हो, साकी मुश्तैद खान की मासिर आलम गिरी हो, भीमसेन सक्सेना हो, काफी खान हो, ईश्वरदास नागर हो, निकोलाउ मनुची हो, या ब्रिटिशर रॉबर्ट ओम हो, किसी ने भी इन 3 से 4 महीने में क्या हुआ उसके बारे में नहीं लिखा। इन इवेंट्स के लेटर मिले हैं और जेदे शेखावली में भी इन इवेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है। औरंगजेब संभाजी महाराज को जिंदा पकड़ना चाहता था, और जैसे ही उसको पता चला संभाजी महाराज अकेले रायगढ़ फोर्ट से खेलना फोर्ट पर गए, औरंगजेब ने तुरंत लेटर असद खान को लिखा और उसमें वो कहता है जिस मुकर्रब खान को पन्हाला फोर्ट लेने के लिए भेजा है उसको खेलना फोर्ट पर भेजो, क्योंकि संभाजी महाराज रायगढ़ फोर्ट से निकले हैं बागियों से लड़ने के लिए और वहां से खेलना फोर्ट पर गए हैं। अब जो बागी वर्ड का यूज औरंगजेब ने किया है, इसी बागी शब्द से कई हिस्टोरियन का मानना है कि शिरकेश को रेफर किया जा रहा है, और कुछ का कहना है कि ये शिरकेश नहीं बल्कि कवि कलश थे। इसीलिए आपने वो न्यूज सुनी होगी जो शिरकेश के डिसेंडेंट ने छावा मूवी पे डेफेमेशन केस किया था और बोला था कि शिरकेश ने फितूरी की है, इसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा पुराने रिकॉर्ड्स में। पर अब तक जो भी फैक्ट्स देखें उनके हिसाब से शक की सुई शिरकेश पर आती है, और 26 मार्च 1689 का एक ब्रिटिश लेटर मिला जिसमें लिखा है, दक्षिण की ताज़ा खबर है कि संभाजी महाराज को उन्हीं के लोगों ने फितूरी करके पकड़वाया था। इसीलिए कमलाबाई गोखले जी का मानना था कि नागोजी माने और शिरकेश ने ही फितूरी करके महाराज को पकड़वाया। और एक बात जो ध्यान में रखने वाली है कि शिरकेश अक्टूबर-नवंबर 1688 के पहले ही औरंगजेब से जाकर मिले थे, इसीलिए शिरकेश पे शक और मजबूत हो जाता है। मुकर्रब खान जब संगमेश्वर जा रहा था तो उसने जिस तरीके से मुश्किल ट्रेन्स को क्रॉस किया और सेफली किया, उससे लगता है कि उसके साथ कुछ लोकल्स भी थे। इसी बीच जैसे ही मालोजी घोरपड़े को पता चला कि मुकर्रब खान की सेना संगमेश्वर में महाराज की तरफ जा रही है, तो मालोजी घोरपड़े पन्हाला फोर्ट से तुरंत अपने लोगों को लेकर उसी रास्ते से संगमेश्वर की तरफ भागे और मुकर्रब खान से पहले पहुंच भी गए। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि महाराज को मुकर्रब खान की सेना आने वाली है, ये बिल्कुल भी नहीं पता था, और कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि महाराज को पता तो था कि मुगल सेना आ सकती है, लेकिन कितने जल्दी आएगी ये उनको खबर नहीं थी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और समझते हैं कि महाराज को पकड़ा कैसे गया। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि अलग अलग राइटर ने अलग अलग बात की है। मुगल राइटर्स के हिसाब से मुकर्रब खान ने कुछ अपने जासूस को डिप्लॉय किया और महाराज कहाँ थे उसकी जानकारी निकाली, और पता चलते ही उसने अपनी सेना के साथ संगमेश्वर की तरफ जाना शुरू किया। वहां पहुंचने पर मुगल सेना और कुछ मराठों में युद्ध शुरू हुआ। आगे जो हुआ उसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये साकी खान की लिखी हुई बुक मासिर आलमगिरी है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साकी खान ने मेंशन किया है कि संभाजी महाराज कवि कलश के वाड़े में जाकर छुप गए थे, लेकिन महिपतगढ़ के सूबेदार रामचंद्र बल्लाल 19 अक्टूबर 1771 के लेटर में लिखते हैं कि संभाजी महाराज को युद्ध के बाद नावड़ी नदी के पास पकड़ा था। और अगर रामचंद्र बल्लाल की बात को ठीक से समझे तो ज्योग्राफिकली अलाइन भी करती है,
कि महाराज नावड़ी नदी के पोर्ट के पास गए होंगे, क्योंकि कवि कलश का कोई वाड़ा ही नहीं था। जिस वाड़े की बात यहाँ पे हो रही है वो सारे वाड़े सरदेसाई के थे। फिर भी एज अ रेफरेंस कवि कलश का ही वाड़ा समझते हैं, तो महाराज उस कवि कलश के वाड़े में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से कोई एस्केप नहीं होगा। अब घर से कोई कैसे भाग सकता है अगर चारों तरफ से घेरा किया हो। मैप में यहाँ है सरदेसाई का वाड़ा, और ये जो पीछे से आप नदी देख रहे हैं ये नदी है नावड़ी नदी। तो महाराज यहाँ सरदेसाई के वाड़े से निकलकर यहाँ पर नावड़ी पोर्ट पर गए थे। यहाँ से सरदेसाई के वाड़े से निकलकर नावड़ी पोर्ट पर आए थे अकॉर्डिंग टू रामचंद्र बल्लाल। और ये ज्योग्राफिकली अलाइन इसीलिए करती है क्योंकि अगर यहाँ से महाराज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नीचे कर्नाटक के साइड जाते तो यहाँ राजापुर में जा सकते थे, और अगर यहीं से नावड़ी पोर्ट से महाराज नॉर्थ की तरफ जाना चाहते तो यहाँ पे दाभोल जा सकते थे। तो नॉर्थ में भी उनको एस्केप मिल जाता वापस महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़ जाने के लिए, और अगर साउथ में जाना चाहते तो यहाँ पे राजापुर में वो जा सकते थे। इसीलिए ये ज्योग्राफिकली ज्यादा अलाइन करती है कि महाराज सरदेसाई के वाड़े से नावड़ी पोर्ट पर आए, और नावड़ी पोर्ट से अगर नॉर्थ में जाना चाहते तो दाभोल जा सकते थे, यहाँ पे जो दाभोल है, और अगर साउथ में जाना चाहते तो इस नावड़ी पोर्ट से महाराज नीचे की तरफ राजापुर पर जाते। इस रास्ते से किसी के लिए भी उनका पीछा करना बहुत मुश्किल था। ये सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद ही रामचंद्र बल्लाल ने ये लेटर लिखा था। तो हो सकता है मालोजी घोरपड़े जी ने अपनी सेना के साथ मुकर्रब खान से लड़ाई की और उन्होंने संभाजी महाराज को एस्केप करने का मौका दिया, जिससे महाराज कुछ लोगों को लेके नावड़ी नदी के पोर्ट के पास गए और वहां उनको पकड़ा गया। मैंने आपको 2 थियरीज बताई जिससे हो सकता है महाराज को पकड़ा गया हो। ऐसे ही लगभग हर राइटर ने अपनी थियरी अलग अलग दी है। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है और लॉजिकली सेंसिबल है वो मैंने आपको बताई। साकी खान तो कंटेम्प्रेरी राइटर था, इसलिए उसके राइटिंग्स को जानना जरूरी था, और बल्लाल ने जो लेटर में लिखा है वो थियरी ज्योग्राफिकली और लॉजिकली ज्यादा फिट बैठती है। लेकिन फिर भी ये कहना इम्पॉसिबल है कि इसी तरीके से महाराज को पकड़ा गया। महाराज और कवि कलश को पकड़ने के बाद मुकर्रब खान ने संगमेश्वर में ही सेना की छावनी बनाई। आगे महाराज और कवि कलश को संगमेश्वर से बहादुरगढ़ लेके जाया गया, जहां साकी मुश्तैद खान और भीमसेन सक्सेना ये दोनों मुगल राइटर्स प्रेजेंट थे। फिर वहां से उनको अकलुज औरंगजेब के सामने लेके जाया गया। फिर जो हुआ वो हम सब जानते हैं। आज से 350 साल पहले क्या हुआ, इवेंट्स बाय इवेंट्स एक्यूरेटली बताना मुश्किल है, क्योंकि हमें वो सारे प्रूफ्स नहीं मिलते जिससे हम ये समझ पाएं कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ। इसीलिए जितने भी रिकॉर्ड्स मिले उससे हिस्टोरियंस ने डॉट को कनेक्ट किया है। उसमें से इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। वैसे आपको क्या लगता है, अगर महाराज संगमेश्वर से एस्केप कर जाते हैं तो क्या होता? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दें। और अगर आपको कवि कलश पर लगे एलिगेशंस के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक जरूर करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। जय हिंद।